प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम वाक्य विचार लेकर आए हैं और इस वाक्य विचार विषय को हमने कई वीडियोज में विभाजित किया है। पहला वीडियो जो है वो 9वीं 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए लाभदायक है। फिर आगे के वीडियोस का विभाजन हमने कक्षा के अनुसार किया है। तो आरंभ करते हैं आज की का वाक्य विचार। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, परंतु जब इन्हीं वर्णों को हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, एक सिस्टम से लगाते हैं तो शब्द बनते हैं, और जब हम शब्दों को क्रम के अनुसार लगाते हैं तो वे वाक्य बन जाते हैं। तो आप परिभाषा देखें, वाक्य की परिभाषा क्या है? ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। तो परिभाषा को जब हम समझते हैं तो परिभाषा में जो शब्द हैं वो हमें आने चाहिए, तभी हमें परिभाषा समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम देखें कि शब्द क्या है। सार्थक का अर्थ है अर्थ सहित, समूह का मतलब ग्रुप, व्यवस्थित का मतलब क्रमानुसार सिस्टेमैटिक, पूरा आशय पूरा अर्थ स्पष्ट कर सके। तो एक ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके। जैसे हमने यहाँ वाक्य लिखा है, राम पढ़ता है, तो ये एक व्यवस्थित समूह है शब्दों का, क्योंकि राम करता है, पढ़ता है, क्रिया है। इसे हमने हिंदी के अनुसार व्यवस्था में रखा है, तो यह वाक्य है। वाक्य की सहायता से ही हम अपने विचारों को, भावों को प्रकट करते हैं। इसलिए वाक्य सही वाक्य तभी कहलाएंगे जब उनके अंदर अपेक्षित गुण हो। तो वो गुण कौन कौन से हैं, अब उनके विषय में जानते हैं। वाक्य के गुण: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम, अन्वय। तो ये 6 गुण हैं जो वाक्यों में होने चाहिए। तो अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि इनमें क्या है। सार्थकता, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, अर्थ सहित, सार्थक अर्थ हो, मीनिंगफुल हो। तो यहाँ पर देखें, वाक्य में प्रयुक्त पद सार्थक हों, परंतु कई बार निरर्थक भी सार्थक पद बन जाते हैं। मुझे रोटी वोटी खिला दो। अब इस वाक्य में रोटी वोटी, वोटी को हमने रेखांकित किया है। वोटी शब्द को यदि हम देखें तो यह एक निरर्थक शब्द है। निरर्थक मतलब अर्थ जिसका नहीं है, परंतु जब हमने इस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया तो यह सार्थक शब्द बन गया है। यह क्या अर्थ दे रहा है? यह आदि का अर्थ दे रहा है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, वोटी निरर्थक परंतु आदि का अर्थ दे रहा है। उसे चाय वाय पिला दो। अब वाय तो अंग्रेजी में कहें क्यों, वाय का अर्थ है चाय आदि पिला दो। तो इसका मतलब कई बार निरर्थक शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं और अर्थ देते हैं तो वाक्य अर्थवान बन जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त सभी पद सार्थक होने चाहिए। दूसरा है योग्यता। योग्यता का अर्थ है क्षमता। तो इसका मतलब वाक्य में जितने शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उनमें अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए। सार्थक तो होंगे, परंतु जिस प्रसंग में उन्हें प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार अर्थ देने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसको। शब्द सार्थक होने के साथ साथ प्रसंगानुसार अर्थ दें। प्रसंगानुसार का अर्थ है जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस प्रसंग में बात हो रही है वो अर्थ उसमें स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैं पानी खाता हूँ। अब इस वाक्य में सारे पद जो हैं सार्थक हैं, परंतु पानी कोई खाने की वस्तु नहीं है, पानी को पिया जाता है। तो ये सार्थक होते हुए भी ये वाक्य सही नहीं है। तो यहाँ पर सही क्या आएगा? मैं पानी पीता हूँ। यदि हम कहें घोड़ा घास पीता है, तो हमें पता है घास जो है पीने की का पदार्थ नहीं है, घास खाने की वस्तु है, घास को पिया नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर पीता शब्द जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा सही शब्द? खाता। तभी ये वाक्य पूरा होगा और सही होगा। तो यहाँ हमने लिखा भी है, खाता की जगह पीता आना चाहिए और पीता की जगह खाता आना चाहिए। अगला है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ क्या है? इच्छा। तो इच्छा क्या है कि जो कहने वाला कुछ कह रहा है, जिसको भी कह रहा है, सुनने वाले तक वो उसका अर्थ पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर
आकांक्षा अर्थ में अधूरापन ना हो। लड़के कर रहे हैं, जैसे हमने एक वाक्य बोला लड़के कर रहे हैं, ये वाक्य अपने आप में पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो रहा क्या कर रहे हैं। यहाँ पर लगता है कि कुछ छूट गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या छूट रहा है। इसे पूरा कैसे कर सकते हैं? लड़के शोर कर रहे हैं, लड़के खुदाई कर रहे हैं, तो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ अधूरा है। तो इस तरह के वाक्य अपूर्ण वाक्य कहलाएंगे, पूरे वाक्य नहीं कहलाएंगे। तो वाक्य ऐसे होने चाहिए जो पूरे अर्थ को स्पष्ट करें। अगला है आसक्ति। आसक्ति, आसक्ति और आसक्ति में फर्क है। आसक्ति का मतलब विश्वास है, आस्था है, परंतु यहाँ आसक्ति है। आसक्ति का अर्थ है निकटता। किस चीज में निकटता होनी चाहिए? वाक्य में जितने पद हम प्रयुक्त कर रहे हैं उनको बोलने में और लिखने में निकटता का होना जरूरी है। यदि मैं एक वाक्य को धीरे धीरे कहूँ, हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, देर से बोलने से शब्दों के बीच में अंतराल जो आ जाता है, यदि हम उसको बढ़ा दें तो उस वाक्य को समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए लिखते समय निरंतरता का होना जरूरी है पदों में, और बोलते समय भी पदों में निरंतरता का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखें इसे आसक्ति, वाक्य के शब्दों को बोलने व लिखने में निकटता व निरंतरता अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमने यही उदाहरण लिखा है, हम रुक जाएं थोड़ी देर, हिंदी, फिर रुक गए, व्याकरण पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये वाक्य जो है इसमें निरंतरता का अभाव है, बोलने में भी और लिखने में भी। तो इस तरह के वाक्य जो है अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाते, अर्थ समझने में देरी लगती है। अगला है पदक्रम। पदक्रम का मतलब है जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्रम को हम फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, ऐसे ही हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया होता है। हर वाक्य या तो कर्ता क्रिया से बना होता है या कर्ता कर्म क्रिया से बना होता है। कई बार कर्ता अनुपस्थित हो सकता है। तो इस तरह से हमें उस क्रम को समझना होगा, उस पद क्रम को ध्यान में रखना होगा, तभी हमारा वाक्य सही बन सकता है। तो यदि हम कह दें मारा राम ने रावण, तो ये इस वाक्य कहने पर आपको समझने में से देरी लगेगी। तो आप क्या कहोगे? राम ने रावण को मारा। तो ये सही पदक्रम है। तो पदक्रम भी सही होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त सभी पदों का उचित क्रम होना चाहिए। खाता है राम खाना की जगह सही वाक्य क्या होगा? राम खाना खाता है। अगला है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। अब प्रश्न उठता है किसका किससे मेल? तो यहाँ पर है कर्ता कर्म का क्रिया से मेल, लिंग वचन, कर्ता का लिंग वचन क्रिया से मेल करना चाहिए। जैसे हमने वाक्य लिखा है, कर्ता कर्म क्रिया के लिंग वचन पुरुष और कारक में मेल होना आवश्यक है। लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। अब पहले वाक्य को यदि हम देखें तो लड़का खेलता है, इसमें लड़का करता है और खेलता है क्रिया है। अब खेलता है क्रिया जो है वो पुल्लिंग एक वचन में है, तो लड़का भी पुल्लिंग एक वचन में है, तो इन दोनों में मेल हो गया। इसी तरह से यदि हम इसी वाक्य को थोड़ा सा बदल लें और लिखे लड़की खेलती है, तो यहाँ पर खेलती है क्रिया जो है लिंग के अनुसार बदल गई, स्त्रीलिंग हो गई, एक वचन हो गई, तो ये लड़की के अनुसार हो गई। तो इस तरह से वाक्य हम पूरा तभी कह सकते हैं जब वाक्य में ये सभी गुण हो। और अब हम आगे करेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे कि हमने इसमें बोर्ड पर दिखाया हुआ है, उद्देश्य और विधेय। इन्हें समझने से पहले कुछ हमें और बातें समझ लेनी चाहिए। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट कर्ता कहाँ होता है वाक्य में? आरंभ में होता है। और विधेय में कर्म और क्रिया आती है अधिकतर। तो हमें कर्ता का विस्तार क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का विस्तार क्या होता है, कर्म का विस्तार क्या होता है, ये सारी बातें इसमें आएंगी, इसलिए मैं आपको बता रही थी। और पहले मैंने आपको बताया भी है कि वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया का विधान रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब अंग
कौन कौन से हैं। उद्देश्य में हमने बताया वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो किसी के बारे में कुछ कहते ही हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो कौन खाना खा रहा है? राम खा रहा है, तो यहाँ पर राम उद्देश्य हो गया। तो यहाँ पर देखें, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि शब्द आते हैं। तो अब देखते हैं विधेय। पहले हम इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे, फिर इन्हें अच्छी तरह से समझाएंगे। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया हो उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आते हैं। तो सबसे पहले कर्ता आता है शुरू में, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। यदि कर्ता के बारे में कुछ विस्तार से बता दिया गया है तो कर्ता का विस्तार हो जाता है। कर्म के बारे में कुछ विस्तार से बता दिया, डिटेल में बता दिया गया तो कर्म का विस्तार हो गया। तो अब हमें पता है कि कर्ता शुरू में आता है, तो कर्ता का विस्तार भी शुरू में होगा। कर्ता के विस्तार को ही उद्देश्य का विस्तार भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण है, दशरथ पुत्र राम ने क्रूर रावण को तीर से मारा। ये पूरा वाक्य हमने बोल दिया आपके सामने। अब इसको यदि हम अलग अलग देखें तो क्या है इसके अंदर? दशरथ पुत्र राम ने, किसने मारा? राम ने। वाक्य में किसके बारे में बताया गया? राम के बारे में। तो राम क्या है? वाक्य के हिसाब से उद्देश्य है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, तो किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में कहा गया है। तो इस वाक्य में राम क्या है? उद्देश्य है। परंतु कौन सा राम है? राम के बारे में क्या डिटेल बताई गई है? राम के बारे में क्या और जानकारी दी गई है? दशरथ पुत्र राम ने, उस राम ने जो दशरथ का पुत्र है। तो यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार कर दिया हमने। कर्ता जो है, कर्ता का विस्तार भी कह सकते हैं इसे हम, उद्देश्य का विस्तार भी कह सकते हैं। तो ये उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया हमने कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता भी आ गया, कर्ता का विस्तार भी आ गया, और यदि कुछ विशेषण शब्द हो तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब चलते हैं विधेय पर। क्रूर रावण को तीर से मारा। अब यहाँ पर यदि हम इतने हिस्से को देखें वाक्य के, तो यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर क्रूर क्या है? रावण की विशेषता बता दी गई है। इसे हम विधेय भी कह सकते हैं, कर्म कह सकते हैं। कर्म है, रावण क्या है? कर्म है। तीर से मारा करण कारक है। किससे मारा? तीर से मारा। मारा क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्रूर विधेय का विस्तार है, रावण कर्म है, तीर से करण कारक है, और मारा क्रिया है। तो ये सारा हिस्सा वाक्य का जो है ये विधेय है। तो इसका मतलब क्या है? विधेय के अंदर क्या क्या आ गया? विधेय के अंदर क्या क्या आया? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया। उद्देश्य कौन है? राम। राम के बारे में जो कुछ कहा गया वो विधेय में आ गया। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आते हैं। तो ये सारे स्पष्ट हो गए, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा पूरे वाक्य से। अब हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे वाक्य लिखा हमने, परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। इस वाक्य में क्या उद्देश्य है और विधेय क्या है? तो यहाँ देखो आप, उद्देश्य व्यक्ति, परिश्रमी, उद्देश्य का विस्तार, और सफल रहता है विधेय है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो किसके बारे में बताया गया है? व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो व्यक्ति क्या है? उद्देश्य। उस व्यक्ति की क्या विशेषता बताई गई है? कि वो परिश्रमी है। तो परिश्रमी क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार हो गया, और बाकी जो है वो विधेय है। अब दूसरा वाक्य है, वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। अब हनुमान, लगाने वाला किसके बारे में बताया गया? हनुमान के बारे में। तो ये उद्देश्य है। उद्देश्य की विशेषता बताई गई है, वीर कैसा था? वो वीर था। तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। और लंका में आग लगा दी, ये विधेय हो गया। तो यहाँ पर इसी को स्पष्ट किया है, हनुमान ने उद्देश्य है, वीर उद्देश्य का विस्तार है, लंका में आग लगा दी विधेय है। अब अगला वाक्य, सीता पुस्तक लिखती है। अब सीता क्या है? उद्देश्य। कौन लिख रहा है? पुस्तक, सीता लिख रही है। विधेय का विस्तार क्या है? पुस्तक, और लिखती है क्रिया है। तो ये विधेय में ही आएगी। राधा लिखकर ही उठेगी। यहाँ पर राधा, लिखने वाली कौन है? राधा। तो राधा के विषय में बताया गया, तो ये उद्देश्य है। और लिखकर ही उद्देश्य का विस्तार है,
उठेगी विधेय है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वाक्य विचार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।